नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन कम्युनिटी में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन पर लिखा हुआ है CGPSC मेंस पेपर नंबर 4, यानी कि जहां पे साइंस, मैथ्स और रीजनिंग पूछी जाती है, गणित, विज्ञान और तर्क शक्ति के प्रश्न आते हैं। उसके ऊपर चर्चा करेंगे, देखेंगे कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या था पेपर का। ठीक है, पेपर में प्रश्न किस लेवल पे आए थे, उसके क्या उदाहरण हो सकते थे, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते थे। ठीक है, तो मैं गणित और तर्क शक्ति यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के ऊपर आज चर्चा करूंगा, यानी कि आपको सॉल्यूशंस देने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न हमें देखने को मिले थे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये देखने को मिला था 2 नंबर का ये प्रश्न आया था। क्या था? ए से प्रारंभ होने वाली लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। ये बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने सीसेट के लिए भी किए हुए हैं, देखेंगे कैसे इसको कर सकते थे जल्द से जल्द। अगर कोई भी मैं विषम संख्याओं की बात करूं, मान के चलिए 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये लगातार आने वाली 6 विषम संख्याएं हैं। ठीक है, लगातार आने वाली विषम संख्या हो या सम संख्या हो, अंतर हमेशा कितना होता है उनके बीच में? 2 का। बराबर है, ये हम सब देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ए से चालू हो रही है तो इसके बाद जो आएगी उसका अंतर इससे क्या होगा? 2 का, यानी कि वो क्या होनी चाहिए? a+2। यानी कि अगर a 1 है और ये 3 होगी तो 1 से 3 कब होंगे? जब आप +2 करेंगे। दूसरी संख्या और इसके बीच में भी 2 का अंतर होना चाहिए, यानी कि a+4 हो गई। इसी तरीके से हम चलते जाएंगे जब तक हमें 6 विषम संख्याएं ना मिल जाए। ये a+6 होगी। इसके बाद फिर से एक बार जाएंगे, a+8 होगा। इसके बाद एक और बार जाएंगे तो हमें मिल जाएगा a+10, यानी कि लगातार आने वाली 6 विषम संख्या आपको मिल चुकी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इनका अब औसत पूछा है। औसत हम सभी को पता है क्या होता है। औसत का मतलब होता है जितनी संख्याएं दी हैं इन सभी का जोड़ बटे में क्या आएगा, यानी कि हर में क्या आएगा? जितनी संख्याएं दी हैं। तो संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां पे भी जैसे लिखा हुआ था कि 6 संख्याएं हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे कैसे अपने को काम करना था। तो ऊपर क्या आएगा? सभी का जोड़ आएगा और नीचे क्या आएगा? बटे में 6। तो अगर जोड़ की मैं बात करूं तो देखिए ए जो है हर जगह ए दिख रहा है, तो 6 बार ए दिख रहा है कहीं ना कहीं। बराबर है। इसके बाद में अगर बाकी जो संख्याएं हैं उनको जोड़ दूं तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 10 30। तो कहीं ना कहीं यह इसका उत्तर आएगा 6a + 30/6। 6 अगर ऊपर यानी कि अंश में से कॉमन ले लिया जाए तो अंदर बचेगा a + 5, नीचे बचेगा 6, 6 से कट जाएगा, यानी कि उसका उत्तर कितना आया? a + 5। इसका उत्तर कितना आएगा? a + 5। तो मेरे को लगता है ये आपसे बना होगा, बहुत आसान सा प्रश्न था। इसका उत्तर आएगा आपका a + 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं डाउट रहेगा तो आप इसे बिल्कुल बता सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज का एक प्रश्न था, बहुत ही इजी था। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? 3, 7, 15, 31, प्रश्न चिन्ह 127, 255। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या कर सकते थे। पहली संख्या थी 3, उसके बाद था 7। अब इस 7 को 3 से हम कैसे ला सकते हैं? इस 3 की गुणा कर दीजिए, 2 से जमा कर दीजिए 1, 7 बन गया। 3 की गुणा 2 से 6, 6 में 1 जोड़ा 7। अब इसके बाद हम 15 कहां से लाएंगे? 15 भी इसी तरीके से लाएंगे, यानी कि जो ऊपर की संख्या है उसको गुणा 2 से जमा 1। तो 7 2 जा 14, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 15। अब इसके बाद वाली संख्या क्या आनी चाहिए? 15 × 2 + 1। इसी तरीके से चलेंगे, कितना आना चाहिए? 30 में 1 जुड़ गया, कितना आएगा? 31। कहीं ना कहीं 31 दिया भी है। अब मेन मुद्दे की बात, जो प्रश्न चिन्ह है वहां पे क्या आएगा? तो यानी कि 31 की गुणा 2 से जमा 1। 31 की गुणा 2 से कितनी होती है? 62। 62 में जमा 1 यानी कि कितना हुआ? 63। ठीक है, तो ये जो प्रश्न चिन्ह था ये कितना आना चाहिए? 63। कहीं ना कहीं ये देखिए आगे भी लागू होगा, यानी कि अगला टर्म जो आएगा वो क्या आएगा फिर? 63 की गुणा 2 से जमा 1। तो 63 की गुणा 2 से कितनी होगी? 126। 126 में 1 जुड़ गया, यानी कि 127। क्या इसके बाद 127 ही लिखा था? बिल्कुल। तो ये जो प्रश्न चिन्ह में वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? 63। तो इसका सही उत्तर क्या होता दोस्तों आपके लिए? 63। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं हमने किया होगा। अब इस प्रश्न को देखिए, √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी थी हमें। ठीक है, यानी कि क्या था प्रश्न? √2 + 1/√2 इसका होल स्क्वायर बताना है।
ये भी बहुत आसान प्रश्न था दोस्तों। देखिए कैसे, ये आपको a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में दिखना है, ठीक है। ये कैसे दिख रहा है, a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे a कितना है, a है √2 के बराबर, b कितना है 1/√2 के बराबर। तो देखिए a स्क्वायर कितना होगा √2 का स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर कितना होगा 1/√2 का स्क्वायर, कहीं ना कहीं 2ab कितना होगा 2√2 इंटू 1/√2, ठीक है। ये देखिए ये कट गया आपस में, ये 2 की गुणा 1 से 2 बन गया। इसमें क्या आया, √2 का स्क्वायर कर दिया तो 2 बन गया, 1/√2 का स्क्वायर कर दिया तो ये 1/2 बन गया। तो 2 में 2 जोड़ दीजिए, कितना बना 4, 4 में आधा जोड़ दीजिए 4 + 1/2, ये आपका उत्तर है। इसको आप क्या लिखेंगे 9/2, ठीक है। इसको अगर आप भिन्न में लिखना चाहेंगे तो आपका उत्तर आएगा 9/2, ठीक है। ये भी बहुत आसान प्रश्न था। पेपर में प्रश्न काफी आसान ही थे, जिस तरीके के पूछता है मेंस में हमारे से पेपर CGPSC में, उसी के तरफ ही थे। बहुत ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा इस बार क्वेश्चन लेंदी बोल सकते हैं, हल्के से, पर बहुत ज्यादा नहीं। तो इसका उत्तर कितना है 9/2, ठीक है। चलिए इसके बाद एक ये भी प्रश्न था, ये भी बहुत इजी था, ये मेरे को लग रहा है सभी बच्चों ने बनाया होगा। कौन सा था, निखिलम नवतश्चरम दशतः, ठीक है। ये बोलने में थोड़ा तकलीफ वाला मामला है, बट प्रश्न बहुत आसान होते हैं इसके, ठीक है। ये बताना क्या चाहता है, निखिलम का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। नवतश्चरम का मतलब क्या हो गया, यानी कि फ्रॉम 9, दशतः मतलब लास्ट वाला 10 से, लास्ट वाला 10 से। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया 2548 का पूरक क्या होगा, यानी कि 2548 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ऐसे प्रश्न हमने पेपर के पहले भी ट्राई किए हैं, जब हम मेंस की तैयारी कर रहे थे तब भी हमने ऐसी चीजें कराई थी, क्योंकि एक प्रश्न वैदिक मैथ्स का हमेशा पूछा जाता है। तो 2548 करना है, ठीक है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना था। तो जैसे कि वह बता रहा था, क्या बता रहा था कि सबकी सब्ट्रैक्शन 9 से होनी चाहिए, बस आखिर वाले की 10 से होनी चाहिए। तो सबकी सब्ट्रैक्शन 9 से होनी चाहिए, बस आखिर वाले की सब्ट्रैक्शन 10 से होनी चाहिए। तो 9 से अगर 2 घट जाएगा कितना मिलेगा 7, 9 से 5 घट जाएगा कितना मिलेगा 4, 9 से 4 घट जाएगा कितना मिलेगा 5। आखिर वाले में हमें क्या करना है 10 से घटाना है, 10 से 8 चला जाएगा कितना बचेगा 2। तो जो 2, 5, 4, 8 का कॉम्प्लीमेंट था, यानी कि पूरक था, वो कितना आना चाहिए था, वो आ रहा है 4, 7, 4, 5, 2, ठीक है, 7452, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उत्तर भी लिख देता हूं, अगर आपका भी वही उत्तर आया है तो क्रॉस चेक करते जाएंगे, 7452, ठीक है। अब देखिए ये भी प्रश्न इजी है, कोशिश करते हैं कि अगर इसको यहीं कहीं कर दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। TFOEG, इसको थोड़ा सा छोटा करके काम कर देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है TFOEGW, ठीक है। हाँ, इसको अब बदल के क्या लिख दिया गया कोड लैंग्वेज में, SGNFFX, बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, T की मुझे वैल्यू मालूम होती है, कितनी है 20, S की कितनी है 19, कहीं ना कहीं एक की घटौती हो रही है, ठीक है। F कितना होता है 6, बन गया G यानी कि 7, यानी कि क्या हो रहा है +1। तो अभी तक बच्चे को समझने आ जाता है प्रैक्टिस के बाद कि -1 +1 -1 +1, क्यों, क्योंकि O देखिए 15 है, बन क्या जा रहा है 14। तो अब दिख रहा है कि हाँ यार -1 +1 -1 +1, तो पैटर्न कुछ इस तरीके से चल रहा है। E कितना होता है 5 होता है, बन गया 6 यानी कि +1। ये होता है 7, बन गया 6 यानी कि -1। ये होता है 23, बन गया 24 यानी कि +1। तो माइनस प्लस करके काम किया गया था। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, OFN KBZ का, OFN KBZ का। तो देखिए पहली वाली -1 होगी, फिर +1 होगी, फिर -1 होगी, फिर +1 होगी, फिर -1, फिर +1। तो O में एक घटा दिया जाए, ये 15 है 14 बन जाएगा यानी कि N आ जाएगा। F में एक जोड़ दिया जाए तो G बन जाएगा, N में एक घटा दिया जाए M बन जाएगा, K में एक जोड़ दिया जाए L बन जाएगा, B में एक घटा दिया जाए A बन जाएगा, Z में एक जोड़ दिया जाए A बन जाएगा। आपका आंसर कुछ इस तरीके का दिखेगा, NGMLAA, NGMLAA, NGMLAA। ये आपका उचित आंसर था। इसके नीचे एक और प्रश्न दिया था, ये भी बहुत आसान था, यानी कि
-5/7 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर -35 हो। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सबने बनाया होगा, बहुत आसान प्रश्न है, इसकी तैयारी भी हमने कर रखी है पहले भी। ठीक है, तो अगर यहीं पे मैं बनाने की कोशिश करूं तो आप देखिए ये क्या लिखा है, -5/7। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 5 में -7 है। ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी तुलना हमें ऐसे करनी है कि हर में यानी कि डिनोमिनेटर में हमें 35 दिखे, -35 दिखे। तो -35 कब दिखेगा, जब मैं इसकी गुणा 5 से कर दूं और ऊपर भी गुणा 5 से कर दूं। यानी कि अगर मैं हर में कुछ गुणा कर रहा हूं तो मुझे अंश में भी करना पड़ेगा। तो ये चीज अब कैसी दिखेगी, 25 में -35, 25 में -35। तो क्या अब हम इसकी तुलना इससे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या दिखने लगेगा, ये अब आपको ऐसा दिखेगा 25/-35। ठीक है, इसको -25/35 भी लिख सकते हो, पर ये लिखना ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी का एक प्रश्न देखने को मिला था यहाँ पर, आसान प्रश्न है। पहले देखिए क्या लिखा है, ताश के 52 पत्तों की एक गड्डी में ये यदि कोई भी एक पत्ता निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक फेस कार्ड हो, यानी कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ फेस कार्ड। पहली बात तो फेस कार्ड आप सभी को पता रहना चाहिए क्या होता है। ठीक है, फेस कार्ड ही कई बच्चों को नहीं पता रहता है। ये बहुत आसान चीज है, ये जब हमने पढ़ाई करी है तो बताया भी हुआ है कि जो भी ताश जब भी आप खेलते हैं, ऊनो की बात नहीं कर रहा हूं, ताश जब हम खेलते हैं तो देखिए कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिनमें शक्लें बनी रहती है। ठीक है, जिनमें चेहरे बने रहते हैं। तो चेहरे का मतलब क्या होता है, फेस। तो जिन भी पत्तों में चेहरा बना रहा वो फेस कार्ड कहलाया। कौन से होते हैं वो पत्ते, देखिए जे में बना रहता है, के में बना रहता है और क्यू में बना रहता है। ठीक है, हर घर में जे के क्यू रहते हैं, हर घर में जे के क्यू रहेंगे। ठीक है, हर ही घर में रहेंगे। तो कुल मिला के घर कितने होते हैं, ये देखिए, ये पहला घर है, इसको आप बोल सकते हैं हार्ट का घर। ठीक है, ये दूसरा घर है, ये कौन सा हो सकता है, क्लब, आप ऐसे बोल दीजिए। ठीक है, इसके बाद एक घर आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। ठीक है, इसमें भी 3 आपको जे के क्यू मिलेंगे। चौथा भी आपको मिल जाएगा, वो किस तरीके का रहेगा। ठीक है, तो 2 काले हाउस रहते हैं, 2 लाल हाउस रहते हैं, ये हम सभी को पता रहना चाहिए। जे के क्यू यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो कुल मिला के फेस कार्ड कितने हुए, गिनिए, 3 3 3 3, यानी कि 3 × 4 कितने हुए, 12। ठीक है, अब हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी कि बताइए अगर 52 में से हमें एक पत्ता निकालना है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह फेस कार्ड हो। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम बटे टोटल आउटकम। यानी कि फेवरेबल यानी कि जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए कि फेस कार्ड आ जाए। कितने फेस कार्ड हमारे पास मौजूद है, 12। कितने में से, 52 में से। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 12/52। 4 से कटेगा क्या, देखिए बिल्कुल कटेगा, 4 के 3, ये कटेगा 13। तो आपका उचित आंसर आता 3/13। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, क्रॉस चेक आप करते जाएंगे, आपका भी वही उत्तर आया है तो इसको मिलाते जाएंगे, 3/13। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, देखिए ये भी आसान प्रश्न है, पेपर में आसानी ही दे प्रश्न। किसी भी एक आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, यदि खेत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर 1120 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए एक पन्ना आगे निकाल लेते हैं। कहीं ना कहीं लेंथ और ब्रेड्थ की चर्चा करी गई थी। ठीक है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई की, और यह बताया गया था कि जो ब्रेड्थ है वो क्या है, 60% लेंथ का। ठीक है, तो अगर आप लेंथ को L ही मान लीजिए तो B कितना हो जाएगा आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, 60/100 L। ठीक है, 0 से 0 काट लीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.6 L, यानी कि ब्रेड्थ आ गई आपकी 0.6 L। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था, हमें कहीं ना कहीं परिमाप दिया हुआ था, और परिमाप कितना दे रखा है, परिमाप 1120 मीटर दिया हुआ है।
चलिए इसी के बल पे हम आगे बढ़ते हैं। आयताकार खेत कैसा दिख रहा होगा? आयताकार खेत कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। तो जब आप इसका परिमाप निकालेंगे तो देखिए, लेंथ एक बार गिनाई, यहां पे एक बार ब्रेड्थ गिनाई, एक बार लेंथ फिर से गिनाई और एक बार ब्रेड्थ फिर से गिनाई। तो लेंथ कुल मिला के कितनी बार गिनाई? 2 बार। ब्रेड्थ कुल मिला के कितनी बार गिनाई? 2 बार। यानी कि 2 बार लंबाई गिनाती है और 2 बार चौड़ाई गिनाती है। तो कहीं ना कहीं अब मैं ये बोल सकता हूं कि 2L + 2B ये कितना दिया हुआ है? 1120 के बराबर। ठीक है, 2L तो 2L की तरह ही रहेगा और B कितना था? 0.6L। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 × 0.6L, 1120 के बराबर है। अगर ये 1120 के बराबर है तो देखिए ये कितना आ गया? 2L और ये हो गया 1.2L, ये आ गया 1120 के बराबर, यानी कि 3.2L 1120 के बराबर है। ठीक है, तो L की वैल्यू कितनी है? 1120 बटे में 3.2। ठीक है, आप चाहें तो कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको 32 लिख सकते हैं और ऊपर एक शून्य लगा सकते हैं। ये 32 से कट जाएगा, कितना आएगा आपके पास में? 350। कितना आएगा आपके पास में? 350। तो कहीं ना कहीं अब मुझे ये पता चल गया कि L मेरी कितनी आ रही है यहाँ पे? 350। तो ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए? 0.6 टाइम्स ऑफ L, यानी कि 0.6 × 350, यानी कि ये आ गया आपका उत्तर 210। तो आपको लेंथ भी पता है, अब आपको ब्रेड्थ भी पता है। तो एरिया अगर निकालनी है, यानी कि क्षेत्रफल निकालना है किसी भी रेक्टेंगल का, तो वो कितना आता है? लेंथ × ब्रेड्थ। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 350 की गुणा 210। ठीक है, तो ये अब आपको निकालना है। 2 शून्य आखिर में आएंगे, 35 और 21 की गुणा आपको करनी है। ठीक है, ये 100 आप लिख सकते हैं। तो ये आएगा 73500। कितना आएगा? 73500। यानी कि देखिए 35 की गुणा 20 से कर लीजिए, कितना आएगा? 700। 35 के साथ फिर एक बार और गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 35। तो 700 में 35 जुड़ गया, 735। ये 2 शून्य आगे लगा दिए। तो 73,500 मीटर वर्ग यह आपका उचित आंसर यहाँ पे आएगा। ठीक है, आपको यह मीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। तो ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, मेरे को लगता है ये सारे प्रश्न हम सभी से वहां पे बने होंगे अवश्य। यहाँ पे क्या आया था हमारा आंसर? 73500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको वापस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बार देखेंगे ये वाला प्रश्न जो कि हमारे को दिया हुआ है साधारण ब्याज के तरीके पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बच्चों को दुविधा जरूर हुई होगी। देखिए क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा आ रही है और पेचीदा सी आ रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसी आदमी ने उधार लिया बैंक से 9% दर पे लिया और सामान्य ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पे लिया। इसके बाद लिखता है कहीं ना कहीं इसने 4 साल तक यह उधार लिया था। अब 4 साल बाद जब आदमी पैसा लौटाएगा, ठीक है, तो वो क्या क्या लौटाएगा? जितना आपने भाई उधार लिया है वो तो आप लौटाओगे ही लौटाओगे, यानी कि जितनी आपकी मुद्दल है, जो आपने शुरू में पैसा उधार लिया उतना तो लौटाना ही है, प्लस यानी कि इसमें अब 4 साल तक जो ब्याज लगा वो भी तो लौटाओगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे इस तरीके से बात लिखी गई है कि ये जो 3600 रुपए वो लौटा रहा है, इसमें वो ब्याज के साथ साथ जितनी राशि उसने उधार ली थी वो भी लौटा रहा है। ठीक है, अब कब ये आसान हो जाता प्रश्न? अगर ये ऐसा लिखता कि 3600 रुपए अधिक लौटा रहा है, तो हमें समझ में आ जाता कि 3600 रुपए यह ब्याज के तौर पे लौटा रहा है, तब तो प्रश्न बहुत आसान था, तब जल्दी से हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता। बट क्योंकि अब इस 3600 रुपए में कहीं ना कहीं क्या क्या छुपा हुआ है? आपका ब्याज का पैसा भी छुपा हुआ है और उसमें जो आपने शुरू में पैसा लिया था उधार के तौर पे, वो दोनों चीजें भी हैं। तो अगर हम इस प्रश्न को करने जाएंगे तो हमें कैसे करना है, ध्यान से देखिए। अभी यहाँ पे मुझे मालूम है कि अगर मैं x रुपीस, ठीक है, x रुपीस ब्याज पे लेता हूं, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब मुझे मालूम है इंटरेस्ट कितना होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज नथिंग बट कितना होता है? PRT बटे में 100। ठीक है, तो x r कितना था? 9%, t कितना था? 4 साल के लिए, तो ये आ गया आपका 100। तो ये कितना हो गया ऊपर? 36x बटे 100। आप इसको क्या लिखेंगे? 0.36x, 0.36x। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए प्रिंसिपल आपका था x, इंटरेस्ट आपका कितना आ गया? 0.36x,
तो जब आप पैसा लौटाने जाओगे तो जो रुपए आपने उधार पे लिए थे वो तो आप लौटाओगे, प्लस इस पे जो आपका ब्याज बना वो भी लौटाओगे। तो कुल मिला के जब आप अमाउंट लौटाने जाओगे तो आप अपना प्रिंसिपल भी लौटाओगे और ब्याज भी लौटाओगे। तो ये वैल्यू कितनी बनती है यहाँ पे, ध्यान से देखिए, x प्लस 1.36x, और ये किसके बराबर दिया हुआ था, 3600 के बराबर दिया हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमें अब पता चल गया है, ये माफ करिएगा, ये 0.36x है ना, ये 0.36x, ये कितना हो गया बराबर 1.36x के, ठीक है। ये किसके बराबर है, 3600 के। अब यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी थी, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी थी, तो ये कितनी आएगी, 3600 बटे में 1.36, ठीक है। आप अपनी कैलकुलेशन को अगर आसान करना चाहते थे तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस 1.36 को 136 लिख दें और ऊपर 100 से गुणा कर दें, तो आपका पॉइंट हट जाएगा, आपका पॉइंट हट जाएगा। अब पॉइंट हटाने से क्या होगा, देखिए 8 से कट रहे हैं क्या दोनों, बिल्कुल कटेंगे। 8 से काट के देखिए ये हो जाएगा 1, 7, 56, यहाँ कटेगा 4, बचा 400, मतलब 400, 5 से कटेगा 40 बचा था, ठीक है, तो 450 हो गया। अब कुछ कटेगा क्या, नहीं, अब कुछ भी नहीं कटेगा। तो अब इसका जो उत्तर आएगा वो दशमलव में आएगा, और कितना आएगा देखिए, 450 को अगर 17 से काटने की कोशिश करी जाए तो 17 के बाद 2 बार काटेंगे 34, यानी कि 110 बच रहा है, 11 और 1 0, 110, 6 बार होगा 102, बचेगा कितना, 80, तो मान के चलिए आप, और 4 बार होगा, ठीक है, तो वो कितना होगा, 68, फिर 12 बचा, यानी कि 120, 120 कटेगा ये 7 बार, ठीक है। तो ये 26.47 के आसपास लगभग जाएगा। तो 26.47 इंटू 100 कितना होना चाहिए, 2647, ये उचित आंसर इसका रहता, ठीक है। अंदाजन आप मान के चलिए 2650 भी उत्तर वाजिब ही है, क्योंकि आगे चल के ये पॉइंट में आएगी चीजें, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रश्न को पेचीदा बनाने की कोशिश की गई है, ठीक है। जैसे हम समझ रहे हैं उसके आधार पे तो यही उत्तर होना चाहिए कि भाई 2647 रुपए कहीं ना कहीं उसने उधार पे लिए होंगे, और जब 4 साल बाद लौटाने गया तो 2647 रुपए में ब्याज लगा के 3600 रुपए कुल मिला के उसको लगे। दूसरा तरीके से ये प्रश्न कैसे हो सकता था, अगर इसे बनाया जाता इस तरीके से कि 3600 रुपए एक्स्ट्रा लौटा रहा है, यानी कि जितना पैसा लौटाना था उसको, जितना उसने उधार लिया था वो लौटाने के बाद अब 3600 रुपए और लौटा रहा है, यानी कि ब्याज अगर सिर्फ 3600 रुपए होता तो ये प्रश्न बहुत आसान था, तुरंत आ जाता। कैसे, अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि यहां पे हमने अभी चेक किया था कि अगर हमारा प्रिंसिपल x है, हमारा ब्याज कितना आ रहा था, हमारा ब्याज आ रहा था 0.36x 4 साल का, तो अगर कहीं ना कहीं सिर्फ ब्याज की ही राशि 3600 रुपए दी रहती तब तो ये प्रश्न बहुत आसान था, यानी कि x कितना हो जाता, 3600 बटे 0.36, ठीक है। इसको आप कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ पे क्या करते, ऊपर 100 से गुणा कर देते, ये आपकी चीज कट जाती, ये आपका मिलता 100 गुणा 100, यानी कि x आ जाता आपका 10,000, ठीक है। यानी कि तब आपके लिए बहुत आसान हो जाता प्रश्न, ठीक है। वो चाह नहीं रहा था कि वो 4 मार्क्स के लिए शायद इतना आसान प्रश्न दे, इसीलिए वो थोड़ा सा लंबा करने के लिए इस प्रश्न को उसने ऐसा दिया, ठीक है। तो अगर वैसा पूछता कि 3600 रुपए आपका ब्याज है, तो आपके लिए कहीं ना कहीं प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि जितने आपने पैसा उधार पे लिया था वो कितना आता, वो आता 10,000 रुपए, पर जैसा अभी उसने प्रश्न दिया है उस हिसाब से 2647 रुपए के आसपास वो वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए देखिए, पाई चार्ट का प्रश्न हमेशा बहुत फेमस है, हमेशा ही पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया, बहुत आसान पूछा गया। ये फ्री के मार्क्स जब बढ़ते हैं इसी को बोला जाता है पाई चार्ट, और पाई चार्ट में भी देखिए डिग्री वाली इसने चार्ट पूछी थी, ठीक है। ये डिग्री वाली चार्ट इसने पूछी थी, लाल कर लेता हूं पेन, क्या है बार बार शिफ्ट करने में भी तकलीफ होगी नहीं तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये पाई चार्ट क्या दर्शा रही है, 2 कंट्रीज के बारे में कुछ जानकारी दे रही है, भाई 2 देशों के बारे में जानकारी दे रही है। और क्या जानकारी दे रही है कि 2021 में किस देश ने कितना खर्चा किस जगह पे किया, भाई एग्रीकल्चर में कितना खर्चा हुआ, मनोरंजन पे कितना खर्चा हुआ, एंटरटेनमेंट पे, पढ़ाई लिखाई पे, एडुकेशन पे कितना हुआ, सेहत पे, हेल्थ पे कितना हुआ, और बाकी और जो छोटे मोटे खर्चे थे क्या थे।
ठीक है, तो दो कंट्री की आपस में, दो देशों की तुलना की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी टाइम्स इज द एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर इन कंट्री बी एज कंपेयर टू कंट्री ए। तो पहले तो आप देखिए कंट्री बी का जो हम एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा देख रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, यानी कि खेती बाड़ी में कितना था, एग्रीकल्चर पे था 144 डिग्री। ठीक है, जबकि कंट्री ए में अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर पे खर्चा कितना था, ये देखिए 144 था, यहां पे कितना है 70, यानी कि कम है। ठीक है, तो अब यहां पे यही पूछा गया है, बताइए जो एग्रीकल्चर का खर्चा है कंट्री बी का वो कितने गुना है कंट्री ए के। तो यानी कि 144 जो है वो कितने गुना है 70 के, ऐसा कुछ पूछ रहा है। हमें नहीं मालूम कितने गुना है, हम बोल रहे हैं x गुना है। तो ये अगर x आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 144 इस 70 को नीचे लाना पड़ेगा। अब इसको आप 2 से काट सकते हैं, ये 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72। तो 72/35 ये आपका आंसर आएगा 2.05 या 06 के आसपास। इसको एक बार आप चेक करेंगे, 2.057 आना चाहिए, 2.057 के आसपास आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर पे कंट्री बी जो खर्चा करती है वो कंट्री ए के मुताबिक 2.057 गुना करती है। ठीक है, क्योंकि ये जो हमने 144 लिखा है ये क्या है, कंट्री बी का एग्रीकल्चर पे खर्चा। यही पूछा जा रहा था कि यह कितने गुना है कंट्री ए के एग्रीकल्चर का। ये चीज ही हमें पूछी थी, ये चीज हमने निकाल ली। ठीक है, चलिए अब इसमें दूसरा प्रश्न क्या पूछा वो भी देखिए। यहां पे पूछा था हाउ मच मोर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एंटरटेनमेंट द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री ए डू एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं उसको आपत्ति इस बात की हो रही है कि कंट्री ए वाले एग्रीकल्चर पे तो 70 डिग्री ही खर्चा कर रहे हैं, पर एंटरटेनमेंट यानी कि मौज मस्ती मनोरंजन पे 120 डिग्री खर्चा कर रहे हैं, है ना, दिख रहा है आप सभी को। तो अब उसको इस बात से आपत्ति है, तो वो क्या पूछ रहा है, वह ये पूछ रहा है कि भाई साहब कंट्री ए जो थी एंटरटेनमेंट पे तो 120 डिग्री खर्चा कर रही है, यानी कि बड़ा खर्चा कर रही है। ठीक है, पर वहीं जब बात आती है एग्रीकल्चर की तो 70 डिग्री ही खर्चा कर रही है, यानी कम खर्चा कर रही है। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है हाउ मच परसेंटेज ऑफ एंटरटेनमेंट कंपेयर टू मोर परसेंटेज, यानी कि कितना अधिक प्रतिशत। तो देखिए ये बहुत इजी चीज है, आपको मालूम है ये जो एंटरटेनमेंट है ये एग्रीकल्चर से कितना अधिक है। एग्रीकल्चर अगर 70 है, एंटरटेनमेंट 120 है, कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूं 50 अधिक है। कितना है, 50 अधिक है। ठीक है, 50 अधिक किससे है, 50 अधिक किससे है, 50 अधिक एग्रीकल्चर से। किसके से तुलना हो रही है, एग्रीकल्चर से तुलना हो रही है। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। यहां पे आप 0 1 इससे काट दीजिए, ये आ जाएगा 7.1 बचेगा, यानी कि 7.1 फिर 4, 7.14 इंटू 10, यानी कि आप मान के चलिए ये आएगा 71.4% के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। कितनी आएगी, 71.4% के आसपास इसकी वैल्यू आएगी। अब देखिए दूसरा क्या पूछा है इसमें, माफ करिएगा, तीसरा प्रश्न, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर द कंट्री बी डज ऑन द अदर एक्सपेंसेस टू दैट ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस। यानी कि कंट्री बी की बात हो रही है तो कंट्री बी पे ध्यान दीजिए, ये अदर एक्सपेंस कितना कर रहा है, यानी कि जो नॉर्मल जो छोटे मोटे इधर उधर के खर्चे रहते हैं, बड़े खर्चों काट के वो कितने हैं इसके 50 डिग्री। तो यही पूछना चाह रहा है कि ये जो 50 डिग्री है ये कितना प्रतिशत है किसका, टोटल खर्चों का। टोटल खर्चा कितना है, हम सभी को पता है कि सर्कल में टोटल डिग्री जो बनी होगी वो कितनी बनी होगी, 360 डिग्री। तो वही पूछा जा रहा है आपसे यहां पे कि बताइए जो ये खर्चा है अदर एक्सपेंसेस, यानी कि चिल्लर मिल्लर खर्चे जो होते हैं, वो टोटल खर्चों का कितना प्रतिशत है। तो हमें मालूम है जो चिल्लर मिल्लर खर्चे थे वो कितने थे, 50 डिग्री। टोटल खर्चों कितना प्रतिशत है, तो हमें मालूम है बात किसी कर रहे हैं छोटे मोटे खर्चे अदर एक्सपेंसेस की, वो कितने थे 50 डिग्री। टोटल खर्चे कितने हैं उसकी तुलना किससे कर रहे हैं, टोटल खर्चों से, यानी कि कुल खर्चे से 360 डिग्री।
प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा कर दीजिए, आसानी का प्रश्न। यानी कि ये आ गया आपका 500 बटे में 36। अब गुणा करिए इसको, देखिए भाग करके देखिए कितना होगा। एक बार कटा 14, 140 बचा, 140 बचा, यानी कि आप देखिए 36 के टेबल में 3 108 आता है, 3 आया, ठीक है। फिर 32 बचा, तो ये वही जा रहा है 13.9% के आसपास आपकी ये वैल्यू आनी चाहिए। कितनी आ रही है? 13.9% के आसपास आपकी वैल्यू जाएगी। इसको और भी आप छोटा भी करके कर सकते थे, यानी कि 500 बटे 36 था, 4 से काटते ये 9 हो जाता, ये कितना हो जाता 25, ये 125 हो जाता। अब यहां से भी काट के देखिए आपका उत्तर वही आएगा 14% के आसपास। 9 1 से कटा 35 बचा, यानी कि 3 से कटा 27, 8 बचा, तो वही आ रहा है 13.9% के आसपास ही आपका उत्तर आ रहा है। ठीक, आखिर में पूछा था व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ फॉर कंट्री बी एंड कंट्री ए। ये भी आसान है, देखिए आसान चीज कहां पे है, कंट्री बी और कंट्री ए पूछा है कि पहले कंट्री ए लिखा है। देखिए कंट्री बी पहले लिखा है और कंट्री ए बाद में लिखा है, तो जो चीज पहले लिखी जाएगी वो आपको मालूम है कहां आएगी, अंश में आएगी। जो चीज बाद में लिखी जाती है वो कहां आएगी, हर में आएगी। यानी कि पहली वाली चीज न्यूमरेटर में, दूसरी वाली चीज डिनोमिनेटर में। तो देखिए कंट्री बी का जो खर्चा है हेल्थ में वो कितना है, एक बार चेक करिए, यहाँ पे कितना लिखा था 45, तो आपका ये आएगा बी बटे ए 45 बटे 25। उसको हम कैसे लिखेंगे, 5 से काटिए, ये आएगा 9 और ये बटे में आएगा 5। ये आपका बराबर उत्तर होना चाहिए। ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर, बिल्कुल 9/5। ठीक है, तो ये बहुत इजी प्रश्न पूछे थे इसने, कोई इसमें बड़ी चीज नहीं पूछ रखी थी इसने। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था, जहां पे मिक्सचर एलिगेशन आप बोल सकते हैं, जहां पे अनुपात वाला अच्छा प्रश्न था। ठीक है, बट बनाने लायक था। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते थे, हमें काम अच्छे से करना था। ड्राइंग करके अब समझने की कोशिश करेंगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है एक बाल्टी में दूध और पानी का मिश्रण था, जिसमें दूध का हिस्सा कहीं ना कहीं 7 था और पानी का हिस्सा कम था, 5 भाग था। ठीक है, अब इस मिश्रण में से कहीं ना कहीं 9 लीटर पानी, 9 लीटर माफ करिएगा, मिश्रण को निकाला गया और 9 लीटर पानी से उसे बदल दिया गया। ठीक है, तो जरूरी सी बात है, जब मिश्रण में से हिस्सा निकाला है तो कुछ दूध का हिस्सा भी निकला होगा, कुछ पानी का भी निकला होगा। पर जब बदला करते हैं हम, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, 9 लीटर पूरा पानी ही डाल रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि दूध 7 हिस्सा रह गया और पानी का हिस्सा ज्यादा हो गया, 9 हो गया। तो बताइए कि पहले इस बाल्टी में कितना दूध था। बहुत आसान प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आप ड्राइंग करेंगे तब पिक्चर आसान लगेगी। ये मान लेते हैं मैं वो मिश्रण है जहां पे क्या क्या है, जहां पे आपका दूध और पानी दोनों है, दूध और पानी दोनों है। दूध और पानी किस हिस्से में है वो भी आप लिख लीजिए, 7/5 के हिस्से में। ठीक है, तो ये 7x होगा, तो ये कितना होगा 5x, और कुल इसमें मिश्रण कितना होगा 12x। 7 और 5 जोड़ दिए 12x, तो ये 12x हमारे पास में क्या था, मिश्रण था। इस मिश्रण में से कहीं ना कहीं 9 लीटर मिश्रण को निकाला गया, यानी कि बाहर निकाला गया। और जब हमने इसे बाहर निकाल दिया 9 लीटर, इसमें और दूध, माफ करिएगा दूध नहीं, वाटर ऐड करा गया। कितना, पानी ऐड करा गया, कितना 9 लीटर। ठीक है, तो 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, फिर 9 लीटर पानी ऐड करा गया। तो देखिए जब इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकलेगा तो कुछ हिस्सा मिल्क का भी निकलेगा, दूध का भी, और कुछ हिस्सा पानी का भी निकलेगा। किसका कितना कितना निकलेगा ये हमने पढ़ा हुआ है अनुपात में। कैसे निकलेगा ध्यान से देखिए, ये 7x मौजूद है कितने में से, 12x में से, और निकालना कितना है 9 लीटर। ठीक है, निकालना है इसीलिए माइनस लिखेंगे। ये किस हिस्से में मौजूद है 5x, कितने में से 12x में से, निकाल कितना रहा 9 लीटर। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, x से x कट जाएगा, ये 3 कटेगा, ये 4 होगा, यहाँ पे भी देखिए 3 होगा, ये 4 से कटेगा, x से x कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 7 दिया 21, यहाँ बच रहा है -21/4 लीटर, और यहाँ पे घट रहा है -5 3 15/4 लीटर। ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास में क्या क्या हुआ, मेरे पास में ये करने के बाद जब 9 लीटर कहीं ना कहीं मिश्रण निकाला गया, तो अब मेरे पास मिल्क कितना बच रहा है, 7x था पहले, अब 21/4 उसमें से घट गया, तो 7x - 21/4 लीटर। अब मेरे पास में क्या बचा है, दूध बचा है उस बाल्टी में। कहीं ना कहीं पानी अब कितना बच रहा है, पानी देखिए अब कितना बच रहा है,
5x था -15/4 घट गया, 5x था -15/4 घट गया। अब क्या हो रहा है, अब 9 लीटर पानी फिर जोड़ा भी तो गया है, 9 लीटर पानी कहीं ना कहीं जोड़ा भी गया है, तो पानी से जुड़ेगा, पानी दूध से तो जुड़ेगा नहीं, तो दूध उतना ही रह गया, कितना रह गया 7x -21/4, ठीक है। पानी कितना हो गया 5x -15/4 प्लस 9, तो 9 और 4 की गुणा करो कितनी होगी 36, 36 में से -15 कितना होगा 21/4, तो ये आ जाएगा आपका 5x प्लस 21/4, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इजी कैलकुलेशन थी यार, ये आप सभी की हो जानी चाहिए। -15/4 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो ये कैसा दिखेगा, आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 36/4 -15/4, तो ये कितना हो जाएगा 21/4 नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा, तो वही चीज यहाँ पे लिखी जा रही है। तो कुल मिला के पहले जब मिश्रण निकाला गया उसके बाद पानी डाला गया, तो फाइनली यानी कि सब कर कुरा के दूध कितना बचा इतना, ठीक है। वाटर कितना बचा यानी कि पानी कितना बचा इतना, ठीक है। और अब हमें क्या दिया हुआ है कि मिल्क बटे वाटर, जो नया वाला काम बच रहा है, यानी कि अब कुछ नया दूध बच रहा है और कुछ नया पानी का हिस्सा बच रहा है, वो कितना बच रहा है 7/9 बच रहा है। ये किसके बराबर होना चाहिए 7x -21/4 बटे में 5x प्लस 21/4, ठीक है। इसको यहां पे लिख देते हैं 7/9, और ये किसके हिस्से में आ रहा है, मिल्क का कितना हिस्सा बच रहा है 7x -21/4, और वो कितना बच रहा है 5x प्लस 21/4, ठीक है। ये वाली चीज ऊपर जाएगी, ये वाली चीज यहां जाएगी, तो 5x और 7x कितना हो जाएगा 5x और 7 35x प्लस 21/4 इंटू 7, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 63x माइनस 9 इंटू 21/4, ठीक है। तो x वाली चीज एक तरफ ले आते हैं, ये x इस तरफ लाइए, 63 में से 35 गया कितना बचेगा 28x, ये वाली चीज इधर लाइए, तो 21/4 21/4, ठीक है। ये 7 से है वो 9 से है, 7 ये 21/4 9, तो 21/4 अगर आपने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 प्लस 9 कितना हो गया 16, तो 4 से ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। आपका उत्तर क्या है 21 की गुणा 4 बराबर है 28x के, ठीक है। तो क्या x निकाल लोगे, बिल्कुल देखिए 4 से ये 7 बार कटेगा, ये 7 से ये 3 बार कटेगा, कहीं ना कहीं x की वैल्यू जो आपकी आई वो 3 लीटर आ रही है, x की वैल्यू जो आई आपकी 3 लीटर आ रही है। आपसे क्या पेपर में प्रश्न पूछा गया था, आपसे पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि बताइए शुरू में मिल्क कितना था, दूध कितना था शुरू में, यानी कि सबसे पहले, तो सबसे पहले देखिए दूध कितना था 7x, x की वैल्यू कितनी आई 3 लीटर, तो 7x की वैल्यू क्या होगी 7 इंटू 3 यानी कि 21 लीटर, ठीक है। अगर इसी तरीके से पूछ लेता शुरू में पानी कितना है तो हम बोलते 5 इंटू 3 15, पूछ लेता शुरू में कि ये मिश्रण कितना है तो हम बोलते 12 इंटू 3 36, तो कुछ भी पूछता तो हम सब कुछ अब बताने के सक्षम हो गए, स्टेप बाय स्टेप करा होगा आपने, तो इसको ये बिल्कुल आपके मार्क्स इसमें 8 मार्क्स पक्के थे, ठीक है। तो यहाँ पे खैर हमसे दूध की क्वांटिटी पूछा गया है, तो हम लिखेंगे हमारी कितनी आ रही थी 7x और x की वैल्यू आ रही थी हमारी 3, तो ये हो गई 21 लीटर, 21 लीटर बराबर है, बराबर 7 या 3 21। चलिए अब देखिए फटाफट ये वाला प्रश्न भी बहुत आसान है, ये 2 आखिरी के प्रश्न है मेरे ख्याल से, इसके आगे और कोई प्रश्न नहीं। चलिए इसको देखिए, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चाल समय दूरी के प्रश्न होते हैं, ये बहुत इजी होते हैं। देखिए कैसे करना है, एक बोट है 33 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, कितनी देर में 19 घंटे में, ठीक है। वही बोट 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 72 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाती है, कितनी देर में 21 घंटे में। पूछा जा रहा है बताइए उस बोट की स्पीड शांत पानी में यानी कि स्टिल वाटर में, और बताइए स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि पानी के बहाव की भी स्पीड बताइए। ये बहुत इजी प्रश्न है, कैसे करेंगे इसे हम सभी को मालूम है जब भी हम अपस्ट्रीम जाते हैं, ठीक है, जब भी हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो इसका क्या अर्थ हुआ, हमारी अगर देखिए बोट है ठीक है, ये पानी है,
तो हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बोट इस तरीके से जा रही है और हम पानी के बहाव के विपरीत जा रहे हैं। तो जब विपरीत जाते हैं तब तकलीफ बढ़ जाती है। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि यार आप आओ मेरे को ढकेलो और मैं आपको रोकने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी, ठीक है, और मैं खड़े ही नहीं रहूं, मैं बोलूं बस भाग जाओ सीधा, तो आप तुरंत चले जाओगे, ठीक है। तो जब भी हम विपरीत जाते हैं हमें तकलीफ होती है, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हम स्लो हो जाते हैं। स्लो हो जाते हैं इसका क्या अर्थ हुआ, हमारी स्पीड घट जाती है, हमारी स्पीड घट जाती है। तो अपस्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होती है, x माइनस वाई, यानी कि जितनी हमारी बोट की स्पीड है, अगर मैं मान लेता हूं x मेरे बोट की स्पीड है और पानी की स्पीड कितनी है, मैं मान लेता हूं y, ठीक है, पानी की स्पीड क्या है, मैं मान लेता हूं y। तो यहां पे काम ऐसा होगा, ये पानी की स्पीड है ना, वाटर की, तो अब क्या होगी, मेरी नेट स्पीड क्या होती है अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई, क्योंकि अब स्पीड घट जाती है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ रही है, धीरे होगा काम, ठीक है, तो x माइनस वाई होगी। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, जिस तरफ पानी का बहाव जा रहा है मेरी बोट भी उसी तरफ जा रही है, तो कितना आसान हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आसान हो जाता है, जल्दी काम हो जाता है। जल्दी काम हो जाने का अर्थ क्या है, जल्दी काम हो जाने का अर्थ यह है कि आपकी स्पीड बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है। तो इस केस में डाउनस्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई होती है। ये सारी बेसिक चीजें हमने सी सेट के टाइम पर भी करी हुई है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे बनाना है। प्रश्न कुछ इस तरीके से बनता है, यहाँ पे नए पन्ने पे चले जाते हैं और बनाते हैं, ठीक है। देखिए 33 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 33 किलोमीटर अपस्ट्रीम लिखा था, माफ करिएगा, 33 अप, 36 अप, 64 और 72, ठीक, 33 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो 33 किलोमीटर चलना है, स्पीड क्या रहेगी, x माइनस वाई रहेगी, हमें मालूम है स्पीड ज्यादा रहती है। तो ये क्या हुआ, ये समय हुआ 33 किलोमीटर अपस्ट्रीम चलने का। इसी तरीके से 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का समय क्या होगा, 64 किलोमीटर बटे में क्या आएगा, जितना स्पीड है x प्लस वाई। तो ये आया आपका समय 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने का, ठीक है। इन दोनों का समय मिला के 19 घंटा लिखा है ना, इन दोनों का समय मिला के 19 घंटा लिखा है। तो 33 बटे x माइनस वाई प्लस 64 बटे x प्लस वाई, यह क्या लिखा था, 19 घंटे लिखा था। कि भाई 33 किलोमीटर आप अपस्ट्रीम जाते हो और 64 किलोमीटर आप डाउनस्ट्रीम जाते हो, किसके बराबर आता है, 19 घंटे। यानी कि ये समय प्लस ये समय का जोड़ कितना आता है, 19 घंटे, ठीक है। चलिए बात बहुत बढ़िया है, अब जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब क्या लिखा था, दूसरी बार ये लिखा था कि अगर आपको अपस्ट्रीम जाना है 36 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम अगर आपको जाना है 72 किलोमीटर, तो अब ये समय और ये समय का जो जोड़ है वो कितना आना चाहिए, वो यहां पे लिखा था 36 बटे में x माइनस वाई प्लस 72 बटे में x प्लस वाई, इसका जोड़ कहीं ना कहीं वो लिख रहा था 21 घंटा आएगा, ठीक है। चलिए तो अब इस प्रश्न को बनाने की ट्रिक आपसे पहले भी शेयर करी हुई है क्लासरूम में भी, कि x माइनस वाई कितना होता है। x माइनस वाई को आप मान लीजिए कुछ u, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, और x प्लस वाई को मान लीजिए आप कुछ v, ठीक है। तो अब ये प्रश्न कैसा दिखेगा, ये वाला जो इक्वेशन था अब ये सुंदर दिखेगा, क्योंकि देखिए 1/x माइनस वाई को मान लीजिए u, 1/x प्लस वाई को मान लीजिए क्या, v, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे कि अब ये इक्वेशन क्या दिखेगा, सुंदर दिखेगा, यानी कि 33 बटे में x माइनस वाई, यानी कि 33 1/x माइनस वाई है, और 1/x माइनस वाई को हमने क्या मान रखा है, u, तो ये आ जाएगा 33u, ठीक है, प्लस 64 1/x बाय वाई, 1/x बाय वाई को क्या लिखा हुआ है, v, 64v, ये बराबर किसके हुआ, 19। कहीं ना कहीं ये वाला जो नीचे वाला है इक्वेशन, ये कैसे दिखेगा, 36u प्लस 72v, 36u प्लस 72v, ये किसके बराबर हुआ, 21, ठीक है। अब देखिए ये बहुत मेहनत के काम नहीं होते हैं, इसको निकालने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे आसान तरीका है, ये दो जो भी आपको इक्वेशन मिली है इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 33 और 36 जुड़ के कितना होगा, 69u, 64 और 72 जुड़ के 70 60 136v, ये बराबर किसका हुआ, 21 और 19 40। एक बार अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ के लिख दिया, ठीक है, तो जब एक बार हमने बढ़ा करके लिख लिया है तो दूसरी बार क्या करेंगे, घटाकर लिखेंगे। तो जब घटाकर लिखेंगे तो क्या होगा,
36 में से 33 गया, कितना बचा 3u। 72 में से 64 गया, कितना बचा 8v, ठीक है। और 21 में से 19 गया, कितना बचा 2। अब ध्यान से देखिए इस पे कैसे काम करेंगे। पहले संख्याएं बड़ी थी, मजा नहीं आता, अब संख्याएं छोटी बन गई है। या तो आप u वाली चीजों को सेम बनाइए, यानी कि 69 और 3 को सेम बनाइए, या 136 या 8 को सेम बनाइए। 8 और 136 क्या होगा, 17 बार काटना पड़ेगा। देखिए काट के 8 के बाद अगर हमें 8 को 136 बनाना है तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगी 156, हाँ 17 बार गुणा करनी पड़ेगी। 17 बार इधर करेंगे तो 17 बार इधर भी करनी पड़ेगी। ये क्या दिखेगा, 17 3 51, 51u प्लस 136v, ये कितना दिखेगा 17 2 34, बराबर है, ठीक। अब ध्यान से देखिए आपको 136v 136v मिल गया है, कट जाएगा। 69u में से 51u जाएगा तो कितना बचेगा 18u बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 40 में से 34 गया 6, तो u की वैल्यू कितनी आ रही है 6/18, यानी कि कहीं ना कहीं 1/3, यही आ रही है, ठीक। 1/3, ये किसकी वैल्यू है u की। तो अगर u की वैल्यू 1/3 आ रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस वाई की वैल्यू 3 रही होगी, अवश्य, क्योंकि 1/3 की वैल्यू है 1/x माइनस वाई, 1 1 से कट जाएगा, x माइनस वाई ऊपर गया, 3 इधर जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर u की वैल्यू हमने निकाल ली है तो v की भी आ जानी चाहिए। u की आपकी कितनी आ रही है, u की आ रही है 1/3, तो 3u प्लस 8v बनना चाहिए 2 के बराबर। तो कहीं ना कहीं u की वैल्यू अगर 1/3 है तो 3 इंटू 1/3 प्लस 8v आना चाहिए 2 के बराबर, ये आ गया आपका 1। तो 8v आना चाहिए, 2 माइनस 1 v की वैल्यू आनी चाहिए 1/8। तो अगर v की वैल्यू 1/8 है तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि x प्लस वाई की वैल्यू 8 होगी, बिल्कुल। x प्लस वाई 8 है, x माइनस वाई आपका 3 है, तो देखिए 2x कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए आपका 11, यानी कि x की वैल्यू आनी चाहिए 5.5। दूसरी बात y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, y की वैल्यू देखिए 5.5 में से 3 घटा दीजिए 2.5, ठीक। तो x और y दोनों आपका अब आ चुका है, और वह क्या क्या है, x क्या था बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड कितनी आ गई है शांत पानी में 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में अगर पानी की स्पीड पूछी जाएगी y कितनी आ गई थी हमारी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आप इसको चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे, देखिए 33 किलोमीटर अगर आपको अपस्ट्रीम जाना है, ठीक है, तो 5.5 माइनस 2.5 यानी कि 3 होगी स्पीड। कहीं ना कहीं अगर आपको 64 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है तो 5.5 प्लस 2.5 यानी कि 8 होगी आपकी स्पीड। देखिए 33/3 11 घंटे, 64/8 8 घंटे, इन दोनों का जोड़ क्या 19 घंटे हो रहा है, बिल्कुल। तो आप अपने आप को चेक भी करके देख सकते हैं कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हो रही है। इसी तरीके से आप दूसरे इक्वेशन को भी चेक करके देख सकते हैं। आपका उत्तर क्या आएगा 5.5 और 2.5, बराबर है। चलिए अब ये लास्ट प्रश्न है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है। देखिए क्या लिखा है, 6 बैल हैं, पहली बार साथ में बजती है, यानी कि देखिए 6 बैल स्टार्टेड टू रिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि शुरुआत उनके बजने की एक साथ हुई, उसके बाद 6 रिंग अपने अपने अलग अलग समय में बजती है, 4 6 8 10 12 16, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है 40 मिनट में ये कितनी बार ऐसा होगा कि ये साथ में बजे, साथ में यानी कि 6 की 6 साथ में बजे। ऐसा काम नहीं चलेगा कि 1 2 साथ में बज रही है, नहीं, ध्यान से समझिए। एक छोटा सा उदाहरण लेके आपको बताता हूं। ये वाले प्रश्न जब हम सीसेट के लिए भी करते हैं तो मैंने आपको बताया सीधा एलसीएम लगाइए। अब एलसीएम क्यों लगाते हैं, एक आप बेल मानिए कि 2 सेकंड में बजती है, एक आप बेल मानिए कि 3 सेकंड में बजती है, ठीक है। तो पहले सेकंड पे क्या ये बज रही होगी, नहीं। क्या पहले सेकंड में ये बज रही होगी, नहीं। क्या दूसरे सेकंड में ये पहली बार बजी होगी, हाँ, ठीक है। शुरुआत में तो दोनों बजी है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं ये दूसरे सेकंड में बजी है, ये नहीं बजी है। तीसरे सेकंड में ये बज रही होगी क्या, नहीं। ये हर 2 सेकंड में बजेगी, हर 3 सेकंड में बजेगी। ये बजेगी क्या पहली बार, हाँ ये पहली बार बजेगी। चौथे सेकंड में ये बज रही होगी पर ये नहीं। 5वें में दोनों नहीं बज रही होगी। 6वां सेकंड में देखो ये एक बार बज चुकी है, यहाँ एक बार बची है, तो यहाँ पे भी बजेगी। 2 सेकंड में बज रही है तो 2 4 6 में बजेगी, 8 में ही बजेगी। तीसरी वाली जो थी ये शुरू में 0 में बजी थी, फिर 3 पे बजी है, तो अब कहीं ना कहीं 6 में ही बजेगी, बराबर है। यानी कि 3 सेकंड में बजी है, 6 सेकंड में बजी है, फिर 9 में बजेगी, फिर 12 में बजेगी, इस तरीके से। तो 6वां सेकंड पहला ऐसा सेकंड होगा जब दोनों साथ में बज रही है, दोनों साथ में बज रही है।
तो अब 2 और 3 का क्या लेन देन है 6 से, कहीं ना कहीं एलसीएम है 2 और 3 का 6, कहीं ना कहीं 2 और 3 का क्या है एलसीएम है, यानी कि हर 2 सेकंड में ये बचती है, हर 3 सेकंड में ये बचती है, यानी कि पहली बार छठवां सेकंड वह सेकंड रहा होगा जब साथ में बजेगी शुरुआत के बाद। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमें मालूम रहनी चाहिए। अगर छठवें सेकंड में बजी है तो अब कहीं ना कहीं 12वें में ही बजेगी, अब इसके मल्टीपल में गुणात में बचते जाएगी तो 18 में ही बजेगी, एंड इस तरीके से चलती जाती है चीजें। ये सब टाइम स्पीड डिस्टेंस यानी कि समय चाल दूरी में पड़ा हुआ है। बहरहाल यहाँ पे प्रश्न क्या था, यहाँ पे प्रश्न ऐसा कुछ था कि 4, 6, 8, 10, 12, 16 इन समय में अलग अलग तरीके से बचती है। शुरुआत जब हुई होगी, जब 0 सेकंड रहा होगा, यहां से जो घंटी बजा रहा होगा ये 3, 4, 5, 6, तब सबकी घंटी पहली बार तो साथ में बजी थी, तो शुरू जब हुआ होगा तब एक बार घंटी बजी जरूर होगी, तभी तो शुरुआत हुई होगी। उसके बाद अब हमें देखना है कि 40 मिनट के भीतर कितनी बार बजी होगी, तो कुछ नहीं करना, एलसीएम ले। ठीक, किसका 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 और मेरे ख्याल से 16। ठीक है, यही थी संख्याएं बिल्कुल। अब 2 से काटिए, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर 2 से करिए, ये 1, ये 3, ये 2, 5, 3, 4, फिर से 2 से करिए, ये 1, 3, ये भी 1 बन जाएगा, 5, 3, 2, फिर एक और बार 2 आएगा, क्या होगा 3, 1, 3, 1, 5, 3 और 1। ठीक है, फिर एक बार 3 से करेंगे, ये 1, 1, 1, 5, 1, 1 और एक बार फिर आपको 5 से करना पड़ेगा। सारा कुछ आपका डन हो गया होगा। ठीक, तो आपका देखिए एलसीएम क्या है, 5, 3, 15, 2, 30, 2, 60, 2, 120, 2, 240, यानी कि पहली बार 240वां सेकंड ऐसा रहा होगा शुरू होने के बाद, पहली बार 240वां सेकंड ऐसा रहा होगा जब साथ में बजी होंगी। 240वां सेकंड यानी कहीं ना कहीं 4 मिनट होता है, क्योंकि मुझे मालूम है और हम सबको मालूम है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 4 मिनट में कितने रहे होंगे 240, बराबर है बराबर। तो कहीं ना कहीं 240 सेकंड में 4 मिनट में मैं बोल सकता हूं कि एक बार साथ में बचती है। तो 1 मिनट में कितनी बार बजेगी साथ में, 1/4, तो 40 मिनट के अंतराल में अगर मैं देखूंगा तो 1/4 इंटू 40 यानी कि कहीं ना कहीं 10 बार बजनी चाहिए। अब 10 आधा अधूरा आंसर है, 10 वो आंसर है जो शुरू के बाद निकाला जा रहा है, जो शुरू के बाद निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 10 जमा 1 11। क्यों हम हमेशा भूल जाते हैं, और ये क्लास में भी आप सभी को बताया गया कि इस 1 को नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, क्योंकि जब घंटी बजाना चालू किया होगा तब तो 6 घंटियां साथ में बजाई होगी उसने, ये बात तो लिखी ही हुई है वहां पे कि देखिए 6 बेल स्टार्टेड टू रिंग साइमल्टेनियसली, यानी कि 6 बेल साथ में बजना चालू हुई। तो जब 0 सेकंड रहा हुआ होगा तब यहाँ पे 6 बेल को किसी ने साथ में खड़काया होगा। ठीक है, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 240 सेकंड में यानी कि 4 मिनट में पहली बार साथ में बजी होंगी। 4 में बजी होंगी तो 8 में भी, 12, 16 इस तरीके से चली होंगी, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, हर 4 मिनट 28, 32, 36 और 40वें मिनट में भी बजी होंगी। तो 10 तो ये आ गया और पहला ये, इसीलिए 10 जमा 1 11 बार साथ में बजी होगी। ये आपका सही उत्तर रहा होगा। ठीक है, तो ये आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूं कि आपको चीजें समझने आई होंगी। अगर कहीं पे कुछ आपत्ति रहती है या आपको डाउट आता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, जरूर उसको जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। शुक्रिया आप सभी का।